नमस्कार दोस्तों, स्टडी हिस्ट्री ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल। और मौर्य काल से ही संबंधित आज हम 121 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला सवाल अगर हम देखें यहाँ, तो मौर्यकालीन इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साधन है। दोस्तों, मौर्यकालीन इतिहास जो है हमें ब्राह्मण साहित्य या हम कहें जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, विशाखा दत्त का व्रत कथा मंजरी, यानी कई सारे जो साधन इतिहास से ऐतिहासिक साधन है जिनसे हमें या ऐतिहासिक स्रोत है जिनसे हमें मौर्यकालीन जो इतिहास है उनकी जानकारी मिलती है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। मुद्रा राक्षस, वृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी सभी से जो है हमें जानकारी मिलती है। दूसरा सवाल देखते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य साहित्यिक स्रोत वृहत कथा मंजरी की रचना हुई थी। तो 4 ऑप्शन है। 34वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व या 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जो है वृहत कथा मंजरी की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है तो नंदवंश के पतन के उत्थान का, मौर्य वंश के उत्थान एवं पतन का, नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान का। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, वृषल शब्द का जो उल्लेख है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वह मुद्रा राक्षस में किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है। तो वृहत कथा कोश में, अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वृहत कथा कोश में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पिता का नाम कपिल दिया गया है। रामायण और महाभारत के समान दीपवंश और महावंश को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या तिब्बत में। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका, यानी महाभारत और रामायण के समान दीपवंश और महावंश को श्रीलंका में पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है तो निरुक्ति से, विविध तीर्थकल्प से, आवश्यक सूत्रवृत्ति से या उपयुक्त सभी। तो यह है उपयुक्त सभी से जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नियुक्ति की जगह आप निरुक्ति कर लेना। वत्स्य दीपनी जो टीका है किस पर टीका है? तो वत्स्य दीपनी जो है महावंश की टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो श्वेतांबर साहित्य की कृति विविध तीर्थकल्प की रचना की थी। तो विविधि तीर्थकल्प जो है इसकी रचना करने वाले 4 ऑप्शन हमारे सामने, जिन प्रभासुरी, मेरुतुंग या रत्नंदी या भद्रबाहु। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा जिन प्रभ सूरी। जिन प्रभ सूरी ने जो है दोस्तों इसकी विविधि तीर्थकल्प की रचना की थी। अगला सवाल देखते हैं। मौर्यवंशी इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। तो कथा कोश में, आराधना, सतकथा प्रबंध में, वृहत कथा कोश में या उपयुक्त सभी में। तो मौर्यकालीन जो इतिहास है दोस्तों उसका विस्तार पूर्वक वर्णन की अगर बात करें तो वह जो मिलता है उपयुक्त सभी में मिलता है, यानी इन तीनों में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य पारसी जाति का था। इस मत का जो प्रतिपादन किसने किया था? तो रोमिला थापर, बी.डी. स्पूनर, लेन पूल या विशाखा दत्त। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी.डी. जो स्पूनर हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पारसी जाति का बताया है।
अगला सवाल है दोस्तों, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसका विषय के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो इंडिका वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं हुई है, बिल्कुल राइट कथन है। डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उद्धरणों को प्रस्तुत किया है, यह भी बिल्कुल सही है। इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 30 सदस्यों वाले एक आयोग करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस आयोग में दोस्तों 6 मंडल थे। प्रत्येक मंडल के जो सदस्य थे, तो दोस्तों 30 जो अपने सदस्य हैं, और अगर 6 मंडल थे तो 6 का भाग अगर हम 30 में लगाएं तो इसके सदस्य निकल के आते हैं 5। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। 5 जो सदस्य थे, प्रत्येक मंडल में जो है 5 सदस्य थे। अगला सवाल है दोस्तों, मौर्य काल में ब्रेकामेन और सारमेन क्या थे? तो जो ब्रेकामेन और सारमेन जो है वह दोस्तों दार्शनिकों की 2 श्रेणी जो थी वह थी। यानी ब्रेकामेन अगर सारमेन के बारे में पूछा जाए तो यह जो थे वह दार्शनिक थे। महावंश की टीका के अनुसार मौर्यों का संबंध किससे था? तो जो महावंश की टीका है उसके अनुसार सूर्यवंशी क्षत्रिय शाक्यों से मौर्यों का संबंध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? तो बीडी स्नूप, रोमिला थापड़, जस्टिन या एरियन? तो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन। जस्टिन ने जो है मौर्य जो सेना थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी, उसको डाकुओं का गिरोह कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था। तो अशोक के शासनकाल में जो है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था। मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था, यह मत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जॉन मार्शल, फुसे, एरियन या ग्रूनवेडेल? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रूनवेडेल। ग्रूनवेडेल ने जो है मयूर जो मोर को जो है मौर्यों का वंशीय चिन्ह जो है बताया था, यानी सर्वप्रथम इन्होंने ही यह प्रतिपादित किया था। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहने वाले थे प्लूटार्क। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लूटार्क। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं था पर फोकस किएगा कि कहाँ पर जो है प्रचलित नहीं हुआ। तो अशोक द्वारा जो जापान में हुआ, सीरिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ब्रिटेन में नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी विद्वान तथा इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। तो यहाँ हमें देखो एक सवाल मिल रहा है कि मेगास्थनीज जो था वह यूनान का था, तो इसने जो लिखी थी वह इंडिका लिखी थी, और यह जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में रहा। तो कब से कब तक रहा इसका कार्यकाल देखना है यहाँ पर। तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 304 ईस्वी से 299 ईस्वी पूर्व तक यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को अधिकांश विद्वान जो है क्षत्रिय मानते हैं, और मौर्य शब्द की उत्पत्ति मौर्य से हुई है, जो क्षत्रियों के वंश का नाम है जिसका संबंध था। तो 4 ऑप्शन है, पिपली वंश राज्य से, शाक्य राज्य से, मल राज्य से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो एकदम राइट आंसर होगा वह होगा पिपलीवन राज्य से। अगला सवाल है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मुरा नामक शूद्र स्त्री से हुआ था, यह तथ्य प्रमाणित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों ब्राह्मण परंपरा के अनुसार यह तथ्य जो है प्रमाणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास सिद्धक था। तो दास सिद्धक क्या था? तो दास सिद्धक जो था वह नंद वंश का शासक था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, श्रवण बेलगोला के प्रसिद्ध होने का कारण है। तो 4 ऑप्शन है। अजातशत्रु ने यहाँ अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए, बिंदुसार ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए, चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपने जीवन के अंतिम दिन जो है व्यतीत किए। कालाशोक ने यहाँ जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए। तो अगर इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसी ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिन यहाँ व्यतीत किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में व्याख्या मिलती है तो राजनीतिक सिद्धांतों की, आर्थिक सिद्धांतों की, सामाजिक सिद्धांतों की, या राजा के अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी सिद्धांतों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा के अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी सिद्धांतों की इसमें चर्चा मिलती है या व्याख्या मिलती है। और अगला सवाल देखते हैं, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? तो पाली भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृत भाषा में जो है अर्थशास्त्र के कौटिल्य ने रचना की थी। तो अगला सवाल है दोस्तों, अर्थशास्त्र में संकलित श्लोकों की संख्या है। तो जो अर्थशास्त्र में श्लोकों की संख्या बताई गई है वह बताई गई है 6000। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6000। अर्थशास्त्र विभाजित है तो अर्थशास्त्र को अगर देखें तो 20, 15, 10 या 5 अधिकरणों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र का विभाजन जो है दोस्तों वह 15 अधिकरणों में किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक प्राप्त हुई थी। तो यह जो पुस्तक 1909 में प्राप्त हुई थी। चाणक्य का बाल्यावस्था में नाम अगर पूछा जाए तो जो चाणक्य था उसका बाल्यावस्था में नाम था दोस्तों विष्णुगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, चाणक्य के पिताजी का नाम या चाणक्य के पिता का नाम क्या था? तो चाणक्य के जो पिता थे उनका नाम चाणक्य था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौटिल्य का नहीं है? तो मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में विभक्त था। राजा की स्वयं की भूमि होने वाली आई सीता कहलाती थी, बिल्कुल राइट है, इन्होंने कहा था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थी, बिल्कुल राइट है। ये रूपजीवा भी कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां थी वह क्या कहलाती थी? तो वह रूपजीवा कहलाती थी। और यहीं हमारे को एक सवाल और मिलता है, सीता। ये सीता जो शब्द है यह भी कई बार पूछा गया है कि सीता क्या था मौर्य काल में? तो राजा की जो है भूमि से होने वाली आय जो है वह सीता कहलाती थी। अगला है, जो ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा अच्छी खेती हो सके अदेव मात्रक कहलाते। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमें 3 सवाल नए मिल रहे हैं कि सीता, रूपजीवा और अदेव मात्रक, ये इन तीनों शब्दों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो जब बिना वर्षा के जो है अच्छी खेती होती है तो वह अदेव मात्रक कहलाती थी। और रूपजीवा मैंने बताया आपको, और सीता जो है वह जो स्वयं की भूमि से होने वाली आय जो है वह सीता कहलाती थी। तो जो कौटिल्य का कथन नहीं है, यह तीनों कथन जो है कौटिल्य का है, और यह पहला कथन जो है वह कौटिल्य का नहीं होगा। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को सत्ताच्युत कर यानी पद से हटाकर साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो घनानंद जो था उसको हराकर मौर्य वंश की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला देखते हैं, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा गया है। तो किसके द्वारा पुकारा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह भी। तो यह कहा था पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा मेगस्थनीज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। तो दोस्तों अधिकारियों को लेकर मौर्य प्रशासन जो था उसके अधिकारियों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ आया है राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी। तो राजकीय कोष का जो प्रमुख अधिकारी था वह सन्निदाता कहलाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा सन्निदाता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंगरक्षकों का प्रधान जो है वह होता था। तो अंगरक्षकों का जो प्रधान होता था उसको आंतरवर्षिक कहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फौजदारी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था। तो दोस्तों जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था उसको प्रदेष्टा कहा जाता था।
और इसके अगला सवाल दोस्तों आ रहा है, दीवानी न्यायालय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो उसका अलग होगा, वह देखते हैं। तो फौजदारी का प्रदेष्टा कहलाता था, तो दीवानी का जो है वह व्यवहारिक कहलाता था। तो दोनों ही सवाल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में पुलिस विभाग के 2 अंगों में से एक अंग था। तो 2 अंग जो पुलिस विभाग के थे उसमें से एक अंग का नाम था प्रकट। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गिरनार के समीप सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। तो यह सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है। तो वैसे जो पुष्यगुप्त था उसके द्वारा गिरनार के समीप सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला जो महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। तो यह किसके अनुसार हमें मिलता है, यह है कि उनकी जो माता का नाम है वह दुर्धरा था। तो यह जो हमें ज्ञात होता है वह जैन परंपराओं के अनुसार ज्ञात होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था। तो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। हमने पहले देखा था कि जो राज्य की आय से प्राप्त भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी वह सीता कहलाती थी। तो कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी कई बार पूछा गया है। सेल्यूकस ने कौन सा जो राज्य है चंद्रगुप्त को नहीं दिया, तो बैक्ट्रिया, अरिया, ग्रैंडोसिया या एराकोशिया। तो इन चारों को अगर हम देखें तो बैक्ट्रिया जो राज्य है वह चंद्रगुप्त मौर्य को इसने नहीं दिया था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाहर्ता का मुख्य कर्तव्य था। सन्निधाता हमने देखा था, अब हमारे सामने है समाहर्ता। तो सन्निधाता जो था राजकीय कोष का प्रमुख था। तो अगर समाहर्ता दोनों के नाम अलग अलग दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो सन्निधाता जो है वह तो राजकीय कोष का प्रमुख था। और अगर समाहर्ता की बात करें तो समाहर्ता जो होता था दोस्तों वह क्या करता था, राज्य की आय व व्यय का हिसाब रखता था। तो समाहर्ता का हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की आय व्यय का हिसाब रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। तो टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, लक्षणाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, कुप्पाध्यक्ष या विविताध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष को जो है दोस्तों, जो यह ही जो है टकसाल का अध्यक्ष होता था। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रांता को पराजित कर उसकी कन्या से विवाह किया था। तो 4 ऑप्शन है, डेरियस बिनेंडर, सेल्यूकस निकेटर और लास्ट जो है डेरियस तृतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस जो निकेटर था इसी की पुत्री के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो है विवाह होता है। राजकोष, अस्त्रागार और कोष्ठागार जो था, कोष्ठागार उसका अधिकारी था। तो उसका अधिकारी क्या कहलाता था वह देखते हैं। उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था, रक्षाधिकारी, रक्षीन, विविध या सन्निधाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन्निधाता। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, यूनानी विवरण में जो है अमित्रोकेडीज एक नाम आता है, तो वह कौन था। तो अगर अमित्रोकेडीज की अगर यहाँ बात की जाए तो वह बिंदुसार था। बिंदुसार को ही जो है यूनानी विवरण में अमित्रोकेडीज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था। तो दोस्तों बिंदुसार के जो दरबार में आने वाला था वह डाइमेकस था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सर्वोच्च अधिकारी सेनापति को वेतन दिया जाता था। तो जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था या सेनापति था उसको वेतन दिया जाता था। तो उसको कितना वेतन दिया जाता था, तो उसको जो दिया जाने वाला वेतन था दोस्तों वह 40,000, 42,000 या 44,000। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है दोस्तों गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48,000। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। 48,000 पण जो है, 48,000 पण वार्षिक यह दिया जाता था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सर्वोच्च अधिकारी को। तो उसका वेतन याद रखिएगा, 48,000 पण वार्षिक दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में थे
तो 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही या 9,000 हाथी या 5 लाख पैदल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हम देखें तो यह 6 लाख पैदल होंगे, और 6 लाख पैदल, 30,000 जो है अश्वारोही और 9,000 जो थे इसमें हाथी थे। 9,000 हाथी, 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना और 9,000 जो थे इसमें हाथी थे। तो एक विशाल सेना जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। अगला सवाल है, मौर्य काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरि या तोसली। तो अगर इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैनी। उज्जैनी जो है दोस्तों इसके अवंती राष्ट्र की जो है राजधानी थी। तो 5 प्रमुख राष्ट्र थे उस समय, उनकी अलग अलग राजधानियाँ थी, जिसमें कि अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गोचर भूमि व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता था? तो जो गोचर भूमि व्यवस्था करने वाला जो था विविताध्यक्ष कहलाता था। एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, और एक नया सवाल है। तो गोचर भूमि की व्यवस्था करने वाला विविताध्यक्ष कहलाता था। दोस्तों आज जो ये टॉपिक है उसमें कई सारे जो सवाल है वह किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और कुछ नए सवाल हैं जिनको कि मैंने यहाँ आज के जो वीडियो है उसमें सम्मिलित किया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और एक एक सवाल जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बूचड़खाने के अधिकारी को जो है क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो बूचड़खाने का अधिकारी होता था उसको सूनाध्यक्ष कहा जाता था। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में काल में माप और तौल पर जो नियंत्रण रखने वाला अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको जो कहा जाता था उसको पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में माप और तौल अधिकारी क्या कहलाता था? तो पोतवाध्यक्ष। कई बार जो अधिकारी है यह इनके कार्य से जो है सम्मिलित करने या मिलान करने के जो है क्वेश्चन के रूप में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वेश्याओं पर निगरानी रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों वेश्याओं को जो है उस समय गणिका कहा जाता था, और इनके जो अध्यक्ष होता था उसको गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वन्य उपज निरीक्षक क्या कहलाता था? तो वन्य उपज जो निरीक्षक था वह कहलाता था, वह जो है कुप्याध्यक्ष जो है कहलाता था। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उत्तरापथ राज्य में शामिल था। तो उत्तरापथ राज्य में जो शामिल थे, अगर इनमें से हम देखें ABCD में से, तो उत्तरापथ राज्य में शामिल होने वाले थे कंबोज, गांधार और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोज, गांधार और कश्मीर। यह तीनों जो थे उत्तरापथ राज्य में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो मध्य प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो वह पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 800 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? तो जो 800 गांवों का समूह था उसको स्थानीय कहा जाता था। अगला सवाल है दोस्तों, 400 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? तो जो 400 गांवों के समूह है, कई बार पूछा गया ये सवाल, तो इसको जो है द्रोणमुख कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रोणमुख। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पौर क्या था? अगर पौर की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभादल, कोतवाल, बैठक या सैनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा कोतवाल। कोतवाल को जो है पौर कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री कौन होता था? तो जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसका मंत्री को जो है पुरोहित कहा जाता था। वह जो होता था पुरोहित होता था। राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्यालय जिसमें राज्यों के सभी विभागों के रिकॉर्ड रखे जाते थे वह क्या कहलाता था? तो दोस्तों वह कहलाता था अक्षपटल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सभी विभागों के जो रिकॉर्ड रखे जाते थे, तो रिकॉर्ड की अगर बात करें सभी विभागों की तो वह अक्षपटल में रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संबंधी करों को इकट्ठा करने वाले को क्या कहा जाता था? तो इसको जो है शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्यापार संबंधी कर जो होते थे, टैक्स जो होते थे, उसको इकट्ठा करने वाले को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। कारखाने तथा खानों के मंत्री को क्या कहा जाता था?
तो दोस्तों जो कारखाने का जो मंत्री होता था उसको कर्मांतिक कहा जाता था, यानी कारखाने और खानों का जो मंत्री होता था उसको कर्मांतिक कहते थे। राजप्रसाद के कार्यों से संबंधित मंत्री था, तो मंत्री अमात्य, महामात्य या दोवारिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोवारिक। राजप्रसाद यानी राजा के जो महल थे उससे संबंधित कार्यों से जो मंत्री था उसको संभालने वाला, उसकी देखरेख करने वाला, वह दोवारिक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्काध्यक्ष जो होता था कि सहायक मंत्री थे जो कर एकत्र करने में उसकी सहायता करते थे। तो अगर इसकी सहायता करने वालों की बात करें तो वह देवताध्यक्ष कहलाते थे, क्योंकि शुल्काध्यक्ष जो है उसके सहायक मंत्री तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये देवता के रूप में ही थे। तो इसको जो है ऐसे याद रख लीजिएगा कि शुल्काध्यक्ष के जो सहायक मंत्री थे वो जो उसकी सहायता करते थे, तो सहायता करने वाला एक तरह से देवता ही होता था, वो देवताध्यक्ष कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका से ज्ञात होता है कि मौर्य समाज 7 वर्णों में जो है विभक्त था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मौर्यकालीन समाज से संबंधित नहीं था? तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन है, आचार्य, सैनिक, कृषक या चरवाहे। तो इसका जो राइट आंसर अगर हम देखें तो वह आचार्य होगा। यह जो थे मौर्यकालीन जो समाज बताए गए हैं इंडिका में, उसमें ये आचार्य सम्मिलित नहीं है, बाकी सैनिक, कृषक और चरवाहे तीनों सम्मिलित है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा गया है। तो 7 जो समाज के 7 वर्ण बताए हैं उनको लेकर आप कमेंट्स कीजिएगा कि वह जो 7 वर्ण हैं उनके क्या नाम थे। यह सवाल जो है दोस्तों आपके लिए है। तो 3 तो आपके सामने हैं, बाकी 4 आपको ढूंढने हैं। तो सैनिक, कृषक और चरवाहे वह शामिल थे, बाकी 4 जो है आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार के समय में 2 बार विद्रोह हुआ, तो कहाँ पर हुआ था वह देखते हैं। तो दोस्तों जब बिंदुसार था उसके समय में जो 2 बार विद्रोह हुए थे वह हुए थे, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कलिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं इसको। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला में जो है दोस्तों 2 बार विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय। मौर्य काल में गिनकर बेची जाने वाली वस्तु पर बिक्री कर लगाया जाता था। तो कितना लगाया जाता था वह देखते हैं। तो 9% जो है 9% कर गिनकर बेची जाने वाली वस्तु पर बिक्री कर यानी सेल टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो जो आय जनपद से प्राप्त होती थी वह कहलाती थी दोस्तों राष्ट्र। उस आय को राष्ट्र कहा जाता था। इंपॉर्टेंट सवाल है और नया सवाल है। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में स्त्री गुप्तचरें हुआ करती थी। तो जो स्त्री गुप्तचरों में हुआ करती थी वह कौन हुआ करती थी? तो वह वेश्या भी होती थी, भिक्षुणी, शिल्पकारिका, तो यह सारे रूपों में होती थी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। मौर्य काल में प्रयुक्त प्रवेश्य क्या था? तो दोस्तों नया सवाल है, प्रवेश्य। तो प्रवेश्य जो था विदेशी वस्तुओं पर लगाए जाने वाला आयात कर जो होता था उसे ही प्रवेश्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। मौर्य काल में प्रयुक्त निष्क्राम क्या था? दोस्तों यह निष्काम नहीं है, यहाँ निष्क्राम है। तो जो निष्क्राम होता था वह विदेश जाने वाली वस्तु पर लगाए जाने वाला जो निर्यात कर जो होता था उसको निष्क्राम कहा जाता था। और अगला सवाल है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई कौन सी थी? तो जो सबसे छोटी इकाई जो थी मौर्यकाल में वह थी दोस्तों ग्राम। ग्राम ही जो थी मौर्यकाल में सबसे छोटी इकाई थी। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में मुख्य रूप से विभक्त था। तो मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था, कितने प्रांतों में विभक्त था वह बताना है। तो मौर्य साम्राज्य जो है दोस्तों वह 5 प्रांतों में विभक्त था। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिफलेंतर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। तो यहाँ एक क्वेश्चन इस सवाल में मिल जाता है। इसका एक नया क्वेश्चन,
कि अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था, तो टिप्परेंद्र ने लगाया था। और कहाँ लगाया था, तो दिल्ली में लगाया था। और अब इसका बताना हमें सन, तो इसका सन हो जाएगा 1750 ईस्वी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक उपराजा था, यानी कहाँ का शासक था। तो जब बिंदुसार का राज्य जो था, बिंदुसार राजा था या उसका शासनकाल था, उस समय अशोक अवंती का जो है जो शासक था, या हम कहें तो उपराजा था। अवंती की बागडोर उसके हाथ में थी। महाबोधि वंश में अशोक की पत्नी का नाम क्या मिलता है, वह देखते हैं। तो जो दोस्तों जो महाबोधि वंश है उसके अंतर्गत अशोक की पत्नी का नाम वेदिस महादेवी मिलता है। दिव्यावदान में अशोक की माँ का नाम क्या मिलता है, तो दिव्यावदान जो है उसमें शुभद्रांगी जो है अशोक की माँ का नाम मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, 77, 75, 66 या 44। तो राइट आंसर हो जाएगा 44। अशोक के जो प्राप्त अभिलेख है उनकी संख्या 44 है। अशोक ने कश्मीर और गांधार में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किस बौद्ध आचार्य को भेजा था। तो अगर हम कश्मीर और गांधार की बात करें तो इसने जो जिसको भेजा था यहाँ पर वह हो जाएंगे मंजंतिक। दोस्तों अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध आचार्यों को भेजा था। तो उसमें से अगर श्रीलंका भी भेजा था, कश्मीर भी भेजा था, तो कश्मीर और गांधार की बात करें तो मंजंतिक को जो है वहाँ भेजा था। बाकी अन्य देशों में जैसे नेपाल है आदि जगहों पर भी इसने भेजा था। दोस्तों आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने मैसूर में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस बौद्ध आचार्य को भेजा था। तो अगर पहले हमने देखा कश्मीर और गांधार, अब हम देख रहे हैं मैसूर। तो मैसूर की बात करें तो मैसूर में इसने महादेव को भेजा था। अगला सवाल है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो महेंद्र को जो है श्रीलंका भेजा था। अशोक ने पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था। तो पश्चिम भारत की अगर बात करें तो पश्चिमी भारत में जिसको भेजा था इसने वह भेजा था धर्म रक्षित को। तो अलग अलग जगह प्रचार के लिए भेज रहे हैं, वही क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर पश्चिम भारत की बात की जाए तो धर्म रक्षित को जो है पश्चिम भारत में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने महाराष्ट्र में किसको भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो दोस्तों महाराष्ट्र में इन्होंने जो भेजा था महाधर्म रक्षित को भेजा था महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, अशोककालीन प्रांत थे। तो प्रांत दे रखे हैं, उत्तरापद, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापद। तो ये सभी जो है अशोककालीन अगर प्रांतों की बात करें तो ये सारे ही प्रांत जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रांत जो है अशोककालीन प्रांत थे। अशोक द्वारा अपनी राज घोषणाओं में प्रकाशन, जो उसकी राज घोषणाएं थी उसका प्रकाशन कराया गया था। तो कब कराया गया था वह देखते हैं। तो अशोक ने जो है अपनी राज घोषणाओं का जो प्रकाशन कराया था अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में, यानी राज घोषणाओं का जब प्रकाशन कराया था तो वह इसका जब शासनकाल के 12 वर्ष पूर्ण होते 12वें वर्ष में जो है इसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शासनकाल में अपने समकालीन शासकों से मैत्री संबंध स्थापित किए, यह किससे प्रमाणित होता है। तो दोस्तों यह प्रमाणित होता है 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का वह कौन सा लेख है जिसमें बौद्ध धर्मों का उल्लेख है। तो दोस्तों वह लेख है
4 ऑप्शन हमारे सामने, तो उसमें से अगर राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में जो है बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों मास्की गुजरा जो दोनों अभिलेख है इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का पुत्र तीवर वह उसकी जो कौन सी पत्नी थी जिससे उत्पन्न हुआ था? अशोक का जो पुत्र था जिसका नाम तीवर था, तो वह हुआ था कारुवाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का पुत्र महेंद्र उसकी पत्नी से उत्पन्न हुआ था। जो महेंद्र उत्पन्न हुआ था वह हुआ था देवी से, तो उसकी पत्नी का नाम जो देवी था उससे महेंद्र जो है उत्पन्न हुआ था, उसने जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अशोक का जो नाम अशोक वर्धन मिलता है वह मिलता है दोस्तों पुराण में। अशोक का नाम अशोक वर्धन पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की, तो राज्य के तीसरे जो राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 8वें वर्ष में या 13वें वर्ष में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वें वर्ष में। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने दोस्तों कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में अशोक किसका अनुयायी था? तो अशोक जो था ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कई बार पूछा गया है सवाल, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अशोक को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले थे वह थे उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो इसके 4थे वर्ष में बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले जो थे वह नैग्रोध थे। अशोक ने धर्मदान को साधारण दान से अधिक उत्तम बताया है। तो यह किस में मिलता है इसका उल्लेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां शिलालेख। 11वें शिलालेख में जो है साधारण दान को, जो धर्मदान को साधारण दान से अधिक उत्तम बताया है। अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त प्रकट होता है कि वह अपनी धर्म यात्राओं में अशोक जो है अपनी धर्म यात्राओं में ब्राह्मणों और सवर्णों का दर्शन करता था? तो यह किस अभिलेख से प्रकट होता है? यह जो है दोस्तों 8वें अभिलेख से यह बात जो है जाहिर होती है। अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताया है, तो किसने बताया है वह देखते हैं। तो वह जो बताया है दोस्तों कलहण ने अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया, यानी कि इसके समय जो है तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो वह कब कराया था इसने? तो वह दोस्तों इसने कराया था 17वें वर्ष में। सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जब ये अशोक जो है सिंहासन पर आसीन हुआ था तो उसके बाद जो इसने उपाधि धारण की थी वह की थी दोस्तों, तो 4 ऑप्शन जो हमारे पास है, जनाना नाम प्रिय, विगत शोक, देवानाम प्रिय या धर्मनाम प्रिय। तो इसकी जो उपाधि थी उस समय देवानाम प्रिय की उपाधि थी। अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो 13वां शिलालेख एक तो यहाँ मालूम पड़ा कि कलिंग विजय का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। और तो कहाँ से प्राप्त हुआ है यह पूछ रहा है। तो जो 13वां शिलालेख प्राप्त हुआ है वह धौली से प्राप्त हुआ है। 4थे शिलालेख से ज्ञात होता है कि जनपदों की देखरेख करने वाले अधिकारी को कहते थे। तो जनपदों की जो देखरेख करने वाला अधिकारी होता था दोस्तों उसको राजू कहते थे। सारनाथ स्तंभ के शिरोभाग में सिंह के बीच में एक चक्र बना है, यह चक्र क्या है?
तो दोस्तों यह जो था वह धर्म चक्र था, इसलिए इसको जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह चक्र धर्म का सूचक है। अशोक ने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष के पश्चात जीवों की हत्या करवाना बंद कर दिया। यह बात कहाँ से विदित होती है? तो यह बात विदित होती है अशोक के 5वें लेख से। लेख नंबर 5 में इसने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अशोक के कौन से अभिलेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो यह घोषणा अशोक ने की थी दोस्तों प्रथम शिलालेख से। जो शिलालेख नंबर 1 था उसमें इसने ये घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं या मेरी संतान है। मौर्य काल में महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो जो महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला होता था वह होता था स्त्राध्यक्ष। मौर्य काल में प्रयुक्त जो शब्द है दुकुल, तो यह देखते हैं दोस्तों दुकुल क्या होता था। तो मौर्य काल में जो प्रयुक्त शब्द दुकुल है वह एक प्रकार का दोस्तों वस्त्र होता था, यानी एक तरह का यह कपड़ा होता था, या हम कहें तो एक तरह से यह एक वस्त्र होता था दुकुल। मौर्य काल में श्रेणी न्यायालय के प्रधान को कहा जाता था। तो जो श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान था उसको दोस्तों महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्य काल में प्रयुक्त धरण क्या था? तो एक प्रकार का सिक्का था, या आभूषण था, या वस्त्र था, और या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो यह जो था दोस्तों धरण जो था एक प्रकार का सिक्का था। जो सिक्का होता था उसको धरण कहा जाता था। मौर्य काल में प्रयुक्त विष्टि क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो बेगारी, प्रांत, वैवाहिक अनुष्ठान या जिला। तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो विष्टि जो होती थी वह बेगार होती थी, तो बेगारी को जो है वह विष्टि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में जिलाधिकारी कहलाता था तो राजुक, महामात्र, प्रादेशिक या युक्त। तो दोस्तों जो मौर्य काल के अंतर्गत जिलाधिकारी होता था वह प्रादेशिक कहलाता था। इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रादेशिक जो होता है वह प्रादेशिक जो होता था वह जिलाधिकारी या कलेक्टर, आधुनिक कलेक्टर के समान होता था, उसको प्रादेशिक कहा जाता था। मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो दोस्तों जो सेना का प्रबंध करता था वह बलाध्यक्ष कहलाता था। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि सेना किसी भी चीज़ को जो अगर सैनिकों का प्रबंध करना तो उस आदमी में बल चाहिए, तो बल से ही जो है वह बलाध्यक्ष बन गया। तो सेना का प्रबंध करने वाला बलाध्यक्ष कहलाता था। पाषाण स्तंभ का ऊपरी भाग जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है वह है, तो वह कहाँ का है वह देखते हैं। या इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ। सारनाथ का ही वह जो है राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, महेंद्र या जो है मोगलीपुत्र तिस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र जो तिस्य था वह जो अशोक के समय बौद्ध संगति हुई उसका अध्यक्ष था। तो दोस्तों यह थे मौर्यकाल से संबंधित आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने 121 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। और अब दोस्तों जो अगला एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें कि मौर्यकाल के केवल अधिकारियों से संबंधित वो वीडियो होगा, उसको लेकर जो है सवाल उनमें से पूछे जाते हैं। तो वह कौन कौन से अधिकारी थे, जिनको क्या क्या विभाग मिले थे, उसका वीडियो मैं लेके आऊँगा। और आशा करता हूँ आज का वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए 121 क्वेश्चन लेके आया हूँ, यह आपको जो है उपयोगी लगे होंगे, और आपके लिए आशा करता हूँ यह आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। और अगर आपको वीडियो को जो है दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आने वाली वीडियो के जो महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें।